हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। एक सेकंड मैं कमेंट सेक्शन भी ओपन कर लेती सॉरी एवरीवन। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। एवरीवन रेडी? हाँ, शगुन की 3 चीखें आ चुकी हैं सुबह सुबह। कोई बात नहीं, सेशन की एक धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। आज का पहला वर्ड है पेडागोजिकल। अगर आप इस पेडागोजिकल वर्ड को देखोगे ना तो एक रूट वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पेडोस। पेडोस शब्द का मतलब होता है बच्चे। क्या होता है? चिल्ड्रन। तो यहीं से बना पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन किसको बोलते हैं? बच्चों के डॉक्टर्स को। तो जो आपके बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। क्यों? क्योंकि ये वर्ड बना है पेडोस से और पेडोस का मतलब होता है पेडागोजिकल। किसके डॉक्टर्स? बच्चों के। तो पेडागोजिकल का मतलब वैसे क्या था? जब टीचर्स बच्चों को पढ़ाती हैं तो उस पढ़ाई से रिलेटेड। तो जितने भी लोग टीचर्स बनने के लिए तैयारी करते हैं, सीटेट का, केवीएस का एग्जाम देते हैं, उनके सिलेबस में एक टॉपिक होता है पेडागोजी या चाइल्ड पेडागोजी। तो पेडागोजी क्या होता है? वे ऑफ टीचिंग, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। तो पेडागोजी नाउन फॉर्म होता है और उसी नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म होता है पेडागोजिकल। तो रिलेटेड टू टीचिंग और एजुकेशन, एजुकेशनल, इंस्ट्रक्शनल, एकेडमिक। तो जो स्कूल है उसने अपनाया एक नया टीचिंग का अप्रोच जिसने किस चीज़ पे फोकस किया? इंटरैक्टिव लर्निंग पे, कि इंटरैक्शन के साथ सिखाया जाएगा। अच्छा, इसके जैसा एक और वर्ड होता है, जैसे पेडागोजी ऐसे एक वर्ड होता है डेमागॉग। डेमागॉग समझते हो क्या होता है? इसमें रूट वर्ड है डेमो। डेमो रूट वर्ड का मीनिंग होता है पीपल। तो डेमागॉग किसके लिए बोलते हैं? एक लीडर, एक पॉलिटिशियन के लिए बोलते हैं जो क्या चाहता है? जो लोगों का फेवर लेना चाहता है, लोगों को प्लीज करता है, वो प्लीजेस पीपल बड़े बड़े वादे करके। हालांकि उनको पूरा नहीं करता, बट बड़े बड़े वादे करके वो उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? डेमागॉग। तो इस वर्ड की टोन कैसी होती है? इस वर्ड की टोन आपकी नेगेटिव होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, अब एक तरह की टोन और होती है जिसको बोलते हैं पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट समझते हो? पॉपुलिस्ट टोन क्या होती है? पॉपुलिस्ट टोन होती है कि आप सिर्फ पब्लिक का भला करना, आप सिर्फ पब्लिक को अच्छा फील कराना चाहते हो। बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो पॉपुलिस्ट होते हैं। इसका मतलब वो क्या चाहते हैं कि बस पब्लिक खुश हो रहे, भले ही कंट्री का कुछ भी हो जाए, भले ही इकोनॉमी का कुछ भी हो जाए, बस पब्लिक खुश रहे। इस तरह के लीडर्स को बोलते हैं पॉपुलिस्ट, कि हम फ्री में बिजली देंगे, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। इकोनॉमी भले ही नीचे जा रही है उस सब की वजह से। दिस इज पॉपुलिस्ट। क्लियर है डिफरेंस? पार्ट ऑफ स्पीच, ये नाउन था आपका, ये भी नाउन था, ये भी नाउन था, और ये एडजेक्टिव था। अगला वर्ड है कोलोसल। कोलोसल मीन्स बहुत ही बड़ी। कोई चीज बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ी है। मुझे ह्यूज के जल्दी से सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो। कोलोसल है, ह्यूज है, जाइजेंटिक है, मेहमौत है, बेहेमौत है, टाइटैनिक है, ह्यूमंगस है, टावरिंग है। मीन्स बहुत बड़ी है, बहुत ही ज्यादा कैसी है? ह्यूज है। हाँ, मैसिव है, मैसिव तो लिखा भी है वहां पे। मीन्स बहुत बड़ी है। अच्छा, ये तो हो गया बहुत ह्यूज है। अगर कोई चीज बहुत सारे अमाउंट में है, मतलब अगर मैं कोई कहना चाह रही हूँ
कि कोई चीज़ इन ह्यूज अमाउंट है, बहुत सारी है, तो उसके लिए वर्ड क्या होता है? कोपियस है। कोपियस मीन्स बहुत ज़्यादा है। प्रोफ्यूज अमाउंट में है मीन्स बहुत ज़्यादा है। एम्पल है, बहुत ज़्यादा है। बाउंटीफुल है, बहुत ज़्यादा है। भरी पड़ी है किसी चीज़ से। टीमिंग है मीन्स उससे भरी पड़ी है। ब्रिमिंग है मीन्स उससे भरी पड़ी है। ओवरवेलमिंग है मीन्स वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा है। अगर नाउन फॉर्म्स लिखें तो प्लिथोरा है मीन्स बहुत ज़्यादा है। अ स्ल्यू ऑफ थिंग्स यूज़ करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा। अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स यूज़ करते हैं मीन्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे गरगैंटुआन लिख सकते थे। गरगैंटुआन इज व्हाट? ह्यूज है, बहुत बड़ा है। ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स थे और ये वाले वर्ड्स आपके क्या थे? ये वाले वर्ड्स आपके नाउन्स थे। तो कोलोसल क्या हो गया? एडजेक्टिव। कोई चीज़ बहुत ही बड़ी है, मैसिव है, जाइजेंटिक है, इनॉर्मस है मीन्स बहुत ही ह्यूज है। हाँ, मिरियाड नंबर ऑफ थिंग्स है मीन्स बहुत ज़्यादा है। एंटोनिम्स क्या हो गया? टाइनी है, स्मॉल है, माइन्यूट है मीन्स बहुत छोटी सी है। अच्छा, एंटोनिम्स कोई चीज़ अगर ना के बराबर है, उस चीज़ की कमी है, मतलब नाउन फॉर्म्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर उस चीज़ की कमी है तो क्या बोलोगे? डर्थ है उस चीज़ का, उस चीज़ की पॉसिटी है, उस चीज़ की स्कैरसिटी है, लैक है उस चीज़ का, मतलब उस चीज़ की क्या है? कमी है। तो कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया किस चीज़ में? डी एक्सटिंक्शन रिसर्च में। एक्सटिंक्शन समझते हो? एक्सटिंक्शन होता है जैसे कुछ स्पीशीज गायब होती जा रही है। तो डायनासोर्स क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, गायब हो गए। तो एक्सटेंशन मीन्स गायब होते हुए जाना। हाँ, कोई चीज़ बहुत कम अमाउंट में है और क्या वर्ड्स होते हैं? मीगर अमाउंट है। मीगर मीन्स एंटोनिम है ये। मीगर इज व्हाट? वेरी लेस, बहुत ही ना के बराबर है वो चीज़। अगला वर्ड है फोरेजिंग। फोरेजिंग मीन्स आप बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हो, आप खाना ढूंढ रहे हो या कोई भी चीज़ ढूंढ रहे हो, इसका मतलब आप फोरेज कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो सर्चिंग वाइडली फॉर फूड और प्रोविजंस, चीज़ों को ढूंढना। स्कैवेंज करना, हंट करना, ग्रेस करना। एनिमल्स पूरे के पूरे टुंड्रा को ढूंढ रहे थे खाने के लिए। तो स्कैवेंज वर्ड लिखा हुआ है, तो 3-4 तरह के वर्ड्स होते हैं, पर उनको समझ लेते हैं, एग्जाम में आते हैं। एक होते हैं स्कैवेंजर्स, एक होते हैं प्रीडेटर्स, एक होते हैं पैरासाइट्स। डिफरेंस समझते हो? स्कैवेंजर्स होते हैं जो मरे हुए खाने पर अटैक करते हैं, या अटैक को क्या ही बोलेंगे, मरा हुआ खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कैवेंजर्स कौन हो गए? वल्चर, ईगल, जो ऑलरेडी मरा हुआ है, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ऐसा खाना खाते हैं, दे आर स्कैवेंजर्स। प्रीडेटर्स कौन होते हैं? जो अटैक करके खाना खाते हैं, पहले अटैक करेंगे और फिर उसे खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, ये सब। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, कोई जीवित इंसान है उसकी बॉडी के अंदर ही एंटर कर गए और फिर वहां से अपना फूड लेंगे, उनको बोलते हैं पैरासाइट। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को धीरे धीरे खाते हैं। तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगला वर्ड है इंक्यूबेटिंग। आपने देखा है बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स को समझते हो? जो अपने बच्चे हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये इंक्यूबेशन वर्ड कहाँ से बना है? इंक्यूबेटिंग से। तो इंक्यूबेटिंग का मतलब क्या है? आप उसको धीरे धीरे करके डेवलप करवा रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो टू डेवलप और प्रोड्यूस ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मीनिंग क्या होता है? हौले हौले। तो कोई चीज़ धीरे धीरे डेवलप हो रही है कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। आप उसको नर्चर कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो, फोस्टर कर रहे हो, मीन्स धीरे 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 करके आप उसको हेल्प कर रहे हो बढ़वाने में। नेग्लेक्ट कर दिया, अबैंडन कर दिया, इस त्याग दिया आपने। तो साइंटिस्ट जो है इंक्यूबेट कर रहे हैं, ग्रो करवाने में हेल्प कर रहे हैं, उसको बहुत कंट्रोल वे में उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। अब मैमोथ, मैमोथ मीन्स बहुत ही बड़ा एलिफेंट का हाइब्रिड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज व्हाट? जिससे बेबी रिलीज होगा। फ्रक्टिफाई करना, फ्रूट जिस चीज़ का आ जाए, मतलब उस चीज़ का रिजल्ट आ जाए। फ्रूट को क्या बोलते हैं? किसी चीज़ का फ्रूट क्या होता है? उस चीज़ का रिजल्ट।
तो फ्रूट नाउन फॉर्म है, उसी का वर्ब फॉर्म क्या है, फ्रक्टिफाई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो फ्रक्टिफाई मिल गया मतलब आपको रिजल्ट मिल गया उस चीज़ का फ्रूट आ गया मतलब रिजल्ट आ गया, वो चीज़ मटेरियलाइज हो गई, जो आप चाह रहे थे वो मिल गया। ईल्ड मीन्स रिजल्ट आ गया। एंटोनिम्स फेल हो गया, विदर हो गया, बर्बाद हो गया, अबॉर्ट हो गया, हुआ ही नहीं, वेन हो गया। वेन का मतलब भी क्या होता है, मुरझा गया मतलब बर्बाद हो गया। तो ऐसी रिसर्च के जो बेनिफिट्स हैं वो कब आएंगे, बहुत सेंचुरीज के बाद। तो बहुत सेंचुरीज के बाद ही ऐसी रिसर्च के फायदे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ईल्ड वर्ड के दो मतलब होते हैं, समझते हो ना। एक तो ईल्ड का मतलब होता है आउटपुट क्या निकला या फिर रिजल्ट क्या निकला, और एक ईल्ड का मतलब क्या होता है, हार मान लेना, गिव अप मान लेना, गिव अप कर देना, गिव इन कर देना मतलब हार मान लेना, दैट इज सरेंडर कर देना। अच्छा, एक फ्यूटाइल वर्ड भी होता है, वो भी ऐसा लगता है कि फ्रूट से बना होगा, लेकिन ये वर्ड बिल्कुल ही अलग होता है। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फ्यूटाइल बहुत बार एग्जाम में आता है, यूजलेस, जिसका कोई काम ही ना हो। एक वर्ड होता है वेन। वेन का मतलब भी क्या होता है, कोई यूज, ऑल इज एफर्ट्स वेंट इन वेन, उसकी सारी की सारी कोशिशें वेन में चली गई, मतलब कोई काम ही नहीं आई, नो यूज एट ऑल, कोई फायदा नहीं हुआ उसकी कोशिशों। अगला वर्ड है सिलोड। सिलो पता है, समझ लो सिलोस क्या होता है, सिलोस होते हैं बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स। तो सिलो जब नाउन होता है इसका मीनिंग होता है बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स। जब सिलो वर्ब होता है इसका मतलब होता है आपने किसी को कंपार्टमेंट में डाल के अलग कर दिया, मतलब उसको आपने आइसोलेट कर दिया बाकी लोगों से, एक ऐसे तरीके से कि वो बातचीत भी नहीं कर पा रहा, मिलजुल के काम भी नहीं कर पा रहा। तो आइसोलेट कर दिया, कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, फ्रैगमेंट कर दिया, तोड़ दिया, अलग कर दिया। एंटोनिम्स इंटीग्रेट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, यूनिफाई कर दिया, मिला दिया। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका मकसद क्या है कि वो हटा दे इसको सिलोड स्ट्रक्चर, जो टुकड़ा टुकड़े बटा हुआ स्ट्रक्चर है बड़े बड़े एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का मतलब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, उस स्ट्रक्चर को वो हटा दे, जो कि सिलोड है मतलब फ्रेगमेंटेड है, मतलब तोड़ा हुआ है। अच्छा, हमने आइसोलेशन की बात की है। आइसोलेशन का एक बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, दैट इज सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अकेलापन। किस वर्ड से बना है, सोलो। सोलो ट्रिप्स पे जाते हैं लोग, मीन्स अकेले जाते हैं। एक और वर्ड है जो सोलो से बना है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, सोले लोकी। सोले लोकी समझते हो क्या होता है, सोले लोकी में एक रूट वर्ड है लोक्वा, जिस रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्पीच या फिर टॉक। तो सोले लोकी आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी सीरियल्स में होता है कि विलन जब भी कोई एक्शन लेने वाला होता है तो अपने अपने आप से बात कर रहा होता है, मैं क्या करूंगा, वहां पे सीढ़ियों में ना तेल फैला दूंगी, और फिर वहां से जब प्रेरणा उतर के आएगी तो वो सीढ़ियों से गिर जाएगी, तो वो अनुराग के साथ डेट पे नहीं जा पाएगी। तो जो वो प्लान कर रहा होता है वो तेज तेज बोल रहा होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सोले लोकी, कि अपने आप से अकेले से खुद से बातें करना, जो आप सोच रहे हो उसको तेज तेज बोलना। अगले वर्ड पे आते हैं पोटेंट। पोटेंट मीन्स पावर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन की तरह भी यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, पावर है। हैविंग ग्रेट पावर, बहुत पावर है, इन्फ्लुएंस है, इफेक्ट है, मीन्स क्या है, पोटेंट है। अच्छा, ओमनी पोटेंट कौन होते हैं, ओमनी। ओमनी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऑल। तो जिसके पास सारी पावर हो उनको क्या बोलते हैं, ओमनी पोटेंट, मीन्स ऑल पावरफुल। पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव, फिर सारे स्ट्रॉन्ग वाले सिनोनिम्स आ जाएंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग लोग कैसे होते हैं, ब्रॉनी होते हैं। कैसे होते हैं, गट्सी होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग लोग, स्टर्डी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रॉन्ग का, रोबस्ट, जो बहुत बार एग्जाम में आता है। गैलेंट होते हैं, वेलिएंट होते हैं। सॉरी एवरीवन।
हाँ जी, वेलोरस होते हैं। और क्या होते हैं स्ट्रांग लोग? तो वो सारे आ जाएंगे। हाँ, लायन हार्टेड होते हैं, स्टाउट हार्टेड होते हैं। और क्या होते हैं? आयरन क्लैड होते हैं, बोल्स्टर्ड, फोर्टिफाइड, रीइंफोर्स्ड होते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रांग, ग्रिटी होते हैं। एंटनी सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। एंटोनिम्स वीक हैं, इनइफेक्टिव हैं, पावरलेस हैं, फ्रेल हैं, फीबल हैं, प्यूनी है। और क्या होते हैं वीक के सिनोनिम्स? टेनुअस, फ्लिम्सी। डरपोक के क्या क्या वर्ड्स होते हैं? मीक, कावर्डली, टिमिड। ये सारे किसके वर्ड्स हैं? डरपोक के। रैपिड, एक वर्ड पढ़ा था कल की परफेक्शन की क्लास में, याद आ रहा है डरपोक का? क्या था? पुसिलैनिमस। स्पेलिंग कैसे याद रखोगे? पुसिल एनिमस। इसका मतलब क्या है? डरपोक, जिसको हर चीज से क्या लगे? डर लगे। और क्या बोल सकते हैं? स्पाइनलेस। एक और बड़ा प्यारा वर्ड होता है टिमोरस, मीन्स डरपोक। चलो, तो जो मेमोथ है इज कंसिडर्ड ये ना एक एनिमल के लिए यूज किया गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। किस चीज में? क्लाइमेट रिस्टोरेशन स्ट्रैटेजी में, क्लाइमेट को वापस लाने की स्ट्रैटेजी में, क्लाइमेट को ठीक करने की स्ट्रैटेजी में। तो जो मेमोथ है वो क्या है? एक बहुत ही बड़ा सिंबल है। इट्स एन एनिमल, मतलब बेसिकली एलिफेंट के लिए, मतलब मेमोथ मीन्स ह्यूज, तो कोई बहुत ही ह्यूज एनिमल की बात हो रही है। अगला वर्ड है रिगरस, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत ही स्ट्रिक्ट, कोई काम अगर आप रिगरसली कर रहे हो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली उस काम को कर रहे हो। बहुत ही थॉरो, थॉरो मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, एग्जॉस्टिव मीन्स बहुत डिटेल में, बहुत एक्यूरेटली आप उस काम को कर रहे हो। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, मेटिकुलस मीन्स बहुत ही ध्यान से उस काम को कर रहे हो आप। एंटोनिम्स लीनियंट हो, केयरलेस हो, लैक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो साइंटिस्ट जो बातें कह रहे हैं उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली पीयर रिव्यू की ज़रूरत है। पीयर कौन होते हैं? जो साथी, जो साथ के लोग, रिव्यू मीन्स चेक करते हैं। तो साइंटिस्ट जो बात कह रहे हैं तो बाकी लोगों को उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली रिव्यू करना चाहिए। मेटिकुलस के कुछ सिनोनिम्स बता दो मुझे। फस्टिडियस, सॉरी, फस्टिडियस, स्क्रूपुलस, बहुत ही केयरफुल होके काम कर रहे हो तो सर्कमस्पेक्ट हो, वेरी गुड। प्रूडेंट, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो। और क्या बोल सकते हैं? फिर वो सारे प्रूडेंट वाले सिनोनिम्स आ जाएंगे कि आप बहुत ध्यान से काम कर रहे हो तो आप विजिलेंट हो, वेरी हो, चेरी हो, मीन्स बहुत ध्यान से काम कर रहे हो। इनकॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल होता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, ट्रिवियल है, मामूली सी है, इनसिग्निफिकेंट है, नेग्लिजिबल है। और क्या बोल सकते हैं? ट्रिफलिंग है, मीन्स उस चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं है। पेटी है, कोई वैल्यू नहीं है। एंटोनिम सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, सब्सटैंशियल है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट के लिए क्या बोल सकते हैं? क्रूशियल है भाई, बहुत। वाइटल है, इनडिस्पेंसिबल है, मीन्स इसके बिना काम नहीं चलेगा। पिवटल है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है। इम्पेरेटिव है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है। इम्पेरेटिव, इसका मतलब क्या है? वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मिस्टेक जो है कोई मामूली सी थी, इतने बड़े प्रोजेक्ट के रिजल्ट में वो मिस्टेक की कोई वैल्यू नहीं थी। एक्सपेडाइट करो, जल्दी करो यार। पार्ट ऑफ डबल स्टार मार्क करना बहुत बारी वर्ड एग्जाम में आ चुका है। किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देना, तो अगर आप किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा रहे हो एक्सपेडाइट करो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। तो टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ समथिंग, हेसन करना, एसेलरेट करना, क्विकन करना, मीन्स बढ़ा देना। एंटोनिम्स डिले कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, फिर सारे वर्ड्स वही वाले आ जाएंगे, है ना। इम्पीड कर रहे हो, इनहिबिट कर रहे हो,
रोक रहे हो दैट मीन्स स्टिमी कर रहे हो, थ्रॉटल कर रहे हो, थ्वाट कर रहे हो, एनकम्बर कर रहे हो। अच्छा, जो लोग बड़े डिले करते हैं कामों को, मतलब बड़े आलसी होते हैं, वो लोग को क्या बोलते हैं? टाडी। टाडी का मतलब क्या होता है? बहुत देरी करने वाले तरीके में। तो आलसी होते हैं तो और क्या वर्ड्स बोल सकते हैं ऐसे लोगों को? स्लॉथफुल होते हैं, लैंग्विड होते हैं ऐसे लोग, स्लगिश होते हैं, इंडोलेंट होते हैं, काउच पोटैटो, एक ही जगह बैठ के चिप्स खाते रहते हैं, टॉर्पिड होते हैं, लेजी होते हैं, एक ही जगह रुके रहते हैं तो डॉर्मेंट होते हैं, कोई एक्टिव ही नहीं होते। स्टैग्नेंट का मीनिंग भी होता है एक ही जगह रुके रहना, कोई एक्टिविटी नहीं करना। लैकडाइसिकल होते हैं, राइट। लेथार्जिक होते हैं, मीन्स एक ही जगह पड़े रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनडोलेंट और डोलफुल में। तो इनडोलेंट और डोलफुल दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, है ना। डोलफुल का मतलब क्या होता है? बहुत ही सैड, कोई इंसान बहुत ही सैड है, मेलनकॉलिक है। कल की प्रोफेशन की क्लास में हमने एक प्यारा वर्ड पढ़ा था, ल्यूगिब्रियस है, मीन्स बहुत ही दुखी है। सॉरोफुल है, ग्रीवियस है, लेमेंटिंग है। एक और बहुत ही प्यारा वर्ड पढ़ा था इस वाले इमोटिकॉन का, मतलब वो रो रहा है, टीयरफुल है, उसकी आंसू निकल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? लैक्रिमोस, मीन्स बहुत ही दुखी है। तो जो नई टेक्नोलॉजी है वो मदद कर सकती है किस चीज़ को तेज करने में? डेटा एनालिसिस को तेज करने में, रिसर्च में। हाँ, मोurnफुल है, मोर्निंग कह सकते हैं या मोurnफुल कह सकते हैं, मतलब बहुत ही दुखी है। टीयरफुल है, आंसू ही आंसू निकल रहे हैं। ग्लूमी है, राइट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं वो लोग जो दोनों हाथों को इक्वल स्किल से यूज कर सकते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे थ्री इडियट्स मूवी में वायरस था, वो ऐसे दोनों हाथों से लिखता था। एमबी का मतलब क्या होता है? बोथ। और डेक्स्टर्स का मतलब क्या होता है? स्किल, जिसके पास दोनों हाथों को यूज करने की कला है। अब फिक्शियस नेम, स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। और निम का मतलब क्या होता है? नेम। तो किसी ने अपना एक झूठा नाम रख लिया है, मतलब उसका वो एक्चुअल में नाम नहीं है बट उसने वो नाम रख लिया है, तो स्यूडोनिम है, मीन्स फॉल्स नेम। उसका नाम तो एक्चुअल में कोई रमेश है, बट वो अपने आप को रैमू बुलाता है, या रैमू उसने अपना नाम रख दिया, स्यूडोनिम। एक और नेम होता है जिसको बोलते हैं मिसनॉमर। मिसनॉमर होता है गलत नेम, कि लोग उसको बुलाते ही गलत है। तो फॉल्स नेम और मिसनॉमर में बहुत डिफरेंस होता है। फॉल्स नेम में उसने जानबूझ के अपना नाम झूठा रखा हुआ है, और मिसनॉमर इसकी उसको यूज करते करते लोग गलत बुलाने लग गए हैं। जो बहुत खाता है वो क्या होता है? ग्लूटन, हद से ज्यादा खाता है। ऐसा इंसान क्या करता है? डिवोर करता है। डिवोर करने का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा खाना, ईट्स ग्रीडली, हद से ज्यादा खाना। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ग्लूटन। ग्लूटन इज व्हाट? पेटू, जो बहुत खाए। जो स्टैम्प्स को कलेक्ट और स्टडी करता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, फिलैटलिस्ट, जो स्टैम्प्स को स्टडी करता है। फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। ब्लर्ट आउट, मुंह फट, जो मन में आया वो बोल दिया, सोचा ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। मीन्स टू से समथिंग सडनली, बिना सोचे समझे। तो अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया, मीन्स आपने ब्लर्ट आउट कर दिया। बॉयल डाउन टू, इतना बड़ा टॉपिक है, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दीज 3 पॉइंट्स। इस सब का मेन आइडिया ये 3 पॉइंट्स हैं। तो बॉयल डाउन टू मीन्स आप किसी चीज में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हो, दैट इज बॉयल डाउन टू। बॉटल अप, आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस थे, लेकिन आपने यहाँ पे इस बॉटल को बंद कर दिया, मतलब अपने इमोशंस को दबा दिया, बाहर ही नहीं निकाला अपने इमोशंस को, दैट मीन्स बॉटल अप कर दिया। टू कीप इमोशंस हिडन और सप्रेस्ड। ब्रश ऑफ करना, ये आपने ब्रश लिया और इससे इसको ऑफ कर दिया, हटा दिया, मतलब इग्नोर कर दिया। तो ब्रश ऑफ करना इज व्हाट? इग्नोर कर देना। क्या किया आपने? एक कोल्ड शोल्डर दे दिया,
टर्न अ कोल्ड शोल्डर, टर्न अ कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया। टर्न अ कोल्ड शोल्डर भी बोलते हैं और गिव अ कोल्ड शोल्डर भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। टर्न अ डेफ ईयर, टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब आपने क्या किया? चीजों को इग्नोर कर दिया। इडियम्स एंड फ्रेजेस, रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, भाई पेशेंस बहुत जरूरी है। 2 दिन में इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, रोज रोज करना पड़ेगा, रेगुलरली परफेक्शन और एडिटोरियल में आना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। तो कुछ अच्छी चीज को अचीव करने में समय और कोशिश लगती है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब जो तुम सोच रहे हो बताओ तो सही। आस्किंग समवन टू शेयर देयर थॉट्स, तो आप किसी को बोल रहे हो कि तुम अपने थॉट्स शेयर करो, दैट मीन्स अ पेनी फॉर योर थॉट्स। बिल्ली ले गई क्या तुम्हारी जुबान को? कैट गॉट योर टंग, मतलब आप किसी को पूछ रहे हो कि भाई तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम चुप क्यों हो गए हो? कैट गॉट योर टंग, क्या बिल्ली ले गई तुम्हारी जुबान को? पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड मीन्स बहुत अच्छे से तुम्हें स्टार्ट करना है, शुरुआत बहुत बढ़िया करनी है। बेयर द पाम, वो पाम ले गया मतलब वो प्राइज ले गया। टू विन और टेक द प्राइज, तो वो इंसान क्या हुआ? प्राइज ले गया। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन, चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग। डायर एफर्ट्स, डायर मीन्स बहुत ही सीरियस, तो बहुत ही सीरियस कोशिशों की हम बात कर रहे हैं। ऑन डी एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मीन्स जो एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं, तो खत्म होने वाले एनिमल्स को वापस लाने की बात कर रहे हैं कि एनिमल्स खत्म ना हो। और कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन, और एनिमल्स के प्रोटेक्शन की बात करेंगे। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। हाँ जी, चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। कोलोसल बायोसाइंसेस इज एन अमेरिकन कंपनी, यहाँ पे से कोलोसल का मीनिंग ह्यूज होता है, पर यहाँ पे कंपनी का नाम है। तो ये जो एक अमेरिकन कंपनी है विद एन अनयूजुअल, अनयूजुअल मीन्स इसकी बहुत ही अजीब सी क्या है, मार्केटिंग की लाइन है। और क्या लाइन है? कंबाइनिंग जेनोमिक्स, जेनोमिक्स मतलब जीन से रिलेटेड हो गया, विद कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इज प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन को ये जेनोमिक्स से, जीन से रिलेट कर रहे हैं। नॉर इन इट्स ट्रेडिशनल फॉर्म, अपनी पुरानी, ट्रेडिशनल मीन्स जो हमेशा से चलता है, एक तरीके से ओल्ड फॉर्म में नहीं, बट थ्रू ये क्या कर रहे हैं? डी एक्सटिंक्शन कर रहे हैं। एक्सटिंक्शन मीन्स जो एनिमल्स खत्म हो गए हैं उन एनिमल्स को वापस लेके आ रहे हैं, विच इज रिसरेक्टिंग। रिसरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? गिविंग लाइफ। इसका मतलब क्या है? ये वापस से जिंदगी दे रहे हैं किसको? उन स्पीशीज को जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो डिसअपियर हो चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं फॉर 1000 years, हजारों सालों से जो खत्म हो चुकी है, उन स्पीशीज को, उन एनिमल्स को फिर से जान देने की कोशिश कर रहे हैं। लीडिंग दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहे हैं? हार्वर्ड के जेनेटिसिस्ट जो जीन्स पे वर्क करते हैं, जॉर्ज चर्च, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन्स बहुत ही फेमस, जो एक बहुत ही फेमस प्रमोटर है इस कंपनी के, जिनका मकसद क्या है? जिनका मकसद है कि वो वापस ले आए वूली मेमोथ। वूली मेमोथ एक तरह का एनिमल है जो क्या है, एक बहुत ही दूर का एंसेस्टर है, पूर्वज है एलिफेंट का, तो उसको वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। द स्टेटेड लॉजिक, और वो लॉजिक क्या दे रहे हैं कि हमको लड़ना है,
कॉम्बैट मीन्स लड़ना है, फाइट करना है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब दुनिया भर का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ड्यूरिंग द प्लिस्टोसीन आइस एज, ये नाम है आइस एज, इसका मतलब उस समय ये जो मैमोथ था, कौन था, वुली मैमोथ जो था, वो रोम करता था, वो घूमता था लश ग्रासलैंड्स, लश मीन्स बहुत ही ग्रीन, तो बहुत ही ग्रीन एरियाज में अक्रॉस द टुंड्रा, टुंड्रा एक एरिया का नाम है, अंटिल इट्स एक्सटेंशन, फिर ये गायब हो गया लगभग लगभग 5,000 साल पहले गायब हो गया। तब तक जो आर्कटिक टुंड्रा था, वो जो एरिया था, उसमें बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशन थी, बाइसन भी एनिमल का नाम है, वुल्स की, केव लायंस की, जायंट डियर की। तो जब तक ये मैमोथ था तब तक ये सारे एनिमल्स भी बहुत सारे थे। एज द क्लाइमेट वार्म, फिर जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म होता गया, ये जितने भी एनिमल्स हैं ये गायब हो गए। एंड द ग्रासलैंड्स, और ग्रासलैंड्स में क्या आ गई, श्रबरी, श्रब्स आ गई, हर्ब्स एंड श्रब्स मीन्स पेड़ आ गए, वैसे वाले जो श्रब्स एंड हर्ब्स, श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे से पेड़ होते हैं, वो आ गए, और स्नो की शीट्स आ गई। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ता गया, परमाफ्रॉस्ट जो पूरे टाइम स्नो थी वो भी गायब होने लग गई। क्यों, और जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा मिथेन गैस रिलीज होने लग गई, जो कि एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ग्लोबल वार्मिंग करती है, उससे कई ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग मीथेन करती है। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि एक कंपनी है जो कि पुराने एनिमल्स को, एक्सटिंक्ट एनिमल्स को जो गायब हो चुका है, उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है। उनमें से एक एनिमल जिसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी एवरीवन, सॉरी, मुझे लग रहा है आज कोल्ड हो गया है। हाँ, तो उनमें से एक एनिमल है वुली मैमोथ, उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका रीजन वो क्या दे रहे हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम इस एनिमल को वापस ला रहे हैं। जब ये एनिमल हुआ करता था तो बहुत सारे एनिमल्स होते थे, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म हुआ, स्पीशीज गायब हो गई, वहां पे स्नो आने लग गई, फिर स्नो भी जब मेल्ट होने लग गई तो क्या हो गया, मीथेन गैस रिलीज होने लग गई। और मीथेन गैस क्या करती है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है, मतलब बहुत ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है। पैसेज समझ आया सभी को? चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट दिस, इसको रोकने के लिए कुछ साइंटिस्ट हैं एक साइबेरियन पार्क पे, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बड़े बड़े एनिमल्स को, जिनको कोल्ड से बहुत फर्क नहीं पड़ता, रेजिडेंट है मतलब बहुत फर्क नहीं पड़ता, ये देखने के लिए कि कहीं इनकी जो फोरेजिंग है, फोरेजिंग का मतलब क्या है, ये जो घूमेंगे वहां पे, ये ग्रासलैंड्स को वापस से ले आता है क्या। तो उन एरियाज में क्या किया जा रहा है, उन एरियाज में बहुत बड़े बड़े एनिमल्स को भेजा जा रहा है, जिससे कि ये देखना जाए कि क्या उन एनिमल्स से ग्रासलैंड्स वापस से पहले जैसी हो सकती है। ग्रास क्या करती है, कम हीट एब्जॉर्ब करती है बड़े बड़े ट्रीज के कंपैरिजन में, एक श्रब फॉरेस्ट में, जो कि डोमिनेंट स्पीशीज होती है। एंड देयरफॉर इससे क्या होता है, वार्मिंग जो है कम हो जाती है, लेकिन ये वार्मिंग को रोक नहीं पाती। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रास कम हीट एब्जॉर्ब करती है बड़े बड़े पेड़ों के कंपैरिजन में, तो वार्मिंग क्या हो जाती है, डिसेलरेट हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। जो वूली मैमोथ है, ये जो एनिमल है, हालांकि अभी तो गायब है, अभी तो नहीं है, इसको क्या माना जा रहा है कि एक पोटेंट, पोटेंट मीन्स एक बहुत ही पावरफुल वेपन है इस क्लाइमेट प्लान में, तो इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के प्लान में बहुत पावरफुल साबित हो सकता है वूली मैमोथ। तो जो साइंटिस्ट है कोलोसल के, उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए हैं फ्रेगमेंट्स, तो उन्होंने बना कैसे रहे हैं वो इस एनिमल को, तो डीएनए निकाला है उसका फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल समझते हो, जब एनिमल्स हजारों साल पहले मर गए थे तो उनकी जो स्केलेटन्स थे वो क्या हो गए, दब गए, फिर वो और नीचे जाते गए जाते गए जाते गए, तो वो फॉसिल्स बन गए। तो वहां से कुछ कुछ फ्रेगमेंट्स निकाले हैं उसके डीएनए के, और उसका जीनोम जो है, जीनोम में उसका जीन्स का स्ट्रक्चर उन्होंने फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया, मतलब फिर से बना दिया है।
अब वो उसको कंपेयर कर रहे हैं आज के एलिफेंट से, तो वो जो उनको मिले हैं उनको वो आज के एलिफेंट से कंपेयर कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक जीन्स को एडिट किया है जिससे कि वो वापस ला सके, रिक्रिएट मीन्स बना सके मेमोथ लाइक ट्रेट्स, उस एनिमल के जैसे। ट्रेट्स का मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उस मेमोथ के अंदर जो चीजें थी वो उसको वापस से ऐसी बना सके। विद द गोल ऑफ, उनका गोल क्या है कि इवेंचुअली फाइनली वो इंक्यूबेट करेंगे, मतलब ग्रो करवाएंगे एक हाइब्रिड एम्ब्रियो को। तो एलिफेंट के वूम के अंदर, एलिफेंट की कोक के अंदर वो एक हाइब्रिड एम्ब्रियो बनाने वाले हैं, मतलब जिसमें एलिफेंट और एक वूली मेमोथ का हाइब्रिड होगा। साइंटिस्ट ने ऐसा एक्सपेरिमेंट एक डायर वुल्फ के साथ भी किया। अब डायर का मीनिंग यहाँ पे सीरियस नहीं है, यहाँ पे डायर वुल्फ मतलब एक तरह की कैटेगरी है वुल्फ की, जो कि एक एक्सटेंट रिलेटिव है, बहुत रिश्तेदार है, लेकिन वो भी गायब हो चुका है, ग्रे वुल्फ का। और इससे उन्होंने क्या किया है, 3 स्नो वाइट वुल्फ को पैदा भी किया है। तो साइंटिस्ट आजकल क्या बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं, और वो एनिमल्स को, हाइब्रिड एनिमल्स को पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्लेम है, अभी तक इस क्लेम को रिगरस पीयर रिव्यू नहीं मिला है, मतलब बाकी लोगों ने इस चीज को अपना रिव्यू नहीं दिया है। रिगरस मीन्स बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको अभी रिव्यू नहीं दिया है। क्रिटिक्स जो हैं, जो इस चीज की बुराई कर रहे हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं कि सिर्फ 20 ही जीन्स थे, उनको एडिट किया गया था, 20 जीन्स को ही चेंज किया गया था। एंड व्हाट हैज बीन क्रिएटेड, जिसको बनाया गया है वो इन सेंस एक्चुअल में वो क्या है, बहुत ही अजीब दिखने वाली ग्रे वुल्फ है। तो जो लोग बुराई कर रहे हैं इसकी, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ खास नहीं बनाया है, ये कह रहे हैं हमने स्नो वाइट वुल्फ बना दिया है, हमने ये बना दिया है, बट एक्चुअल में इन्होंने क्या किया है, ग्रे वुल्फ ही थी जो ऑलरेडी है, उसी की शक्ल अजीब कर दी है बस। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स में से डीएनए निकाल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल नहीं, सॉरी, फॉसिल्स में से डीएनए निकाल रहे हैं, उस डीएनए से जीन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर उसका हाइब्रिड बना रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो एक नया तरह का, या जो एलिफेंट से जो स्पीशीज गायब हो गई है उनको वापस ले आएंगे। हालांकि इस बात को अभी तक रिव्यू नहीं मिला है कि ये सही है गलत है, लेकिन जो इसकी बुराई करने वाले लोग हैं उन्होंने बोला है कि इन्होंने कुछ ऐसा खास अभी तक बनाया नहीं है। एक ग्रे वुल्फ बनाई थी, लेकिन उसकी भी शक्ल, ग्रे वुल्फ तो ऑलरेडी है, तो उन्होंने हाइब्रिड से एक अजीब सी दिखने वाली ग्रे वुल्फ बना दी है। चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है। चलो ठीक है, बुराइयां हो रही हैं, इन सब बुराइयों के बावजूद भी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट जो अचीव किया है, ये एक टेस्टामेंट, टेस्टामेंट एक सबूत है। किस बात का सबूत है, कि अभी हमारे इंजीनियर्स के अंदर, हमारे साइंस इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बोलेंगे, साइंटिस्ट के अंदर एबिलिटी है कि वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ चेंजेस कर सकते हैं जीनोम में। चलो उन्होंने बनाई स्ट्रेंज लुकिंग वुल्फ, अजीब दिखने वाली ग्रे वुल्फ बना दी, कुछ भी कहो, बुराई करनी है कर लो, लेकिन ये दिखाता है कि इनके अंदर कैपेबिलिटी तो है कि ये चेंज तो कर सकते हैं, ये एडिट्स तो कर सकते हैं जीनोम में, मतलब जीन्स के स्ट्रक्चर में। द वर्क ऑफ चाइनीज साइंटिस्ट का जो काम है, चाइनीज साइंटिस्ट का नाम क्या है, ही जियानकुई, जिन्होंने क्लेम किया है कि हमने जीन एडिटेड ह्यूमन बेबीज भी बनाए हैं, मतलब जीन्स चेंज किए हुए ह्यूमन बेबीज भी बनाए हैं। तो उनका जो काम है वो अभी भी कंट्रोवर्शियल है कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है। कोलोसल जो कंपनी है उसको हम क्रेडिट दे सकते हैं, उसकी तारीफ की जा सकती है, उसको क्रेडिट दिया जा सकता है उसके जीनोमिक्स में काम के लिए, जो जीन स्ट्रक्चर बनाने का जो काम कर रहा है। लेकिन जो क्लेम है, जो वो बातें करती है कि हम स्पीशीज को वापस लेके आ रहे हैं, हम जो एनिमल्स खत्म हो चुके हैं उनको वापस लेके आ रहे हैं कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ये बात क्रेडिबल नहीं है। क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय नहीं है, हम इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते। थाउजेंड्स ऑफ लिविंग स्पीशीज, इतनी सारी जो लिविंग स्पीशीज हैं वो वैनिश हो रही है, वैनिश मीन्स डिसअपियर हो रही है, गायब होती जा रही है।
क्यों? क्योंकि उनका घर उनसे छिन रहा है। हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है? उनका घर उनसे छिन रहा है। इंसान उनके घरों में इंक्रोचमेंट कर रहा है। इंक्रोचमेंट मीन्स अतिक्रमण कर रहा है। स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हो ऑन स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव मीन्स गेस वर्क, कि आप गेस कर रहे हो कि ये स्पीशीज अगर आ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, जिसके बेनिफिट्स अगर कुछ होंगे भी तो फ्रक्टिफाई होंगे। फ्रक्टिफाई मीन्स वो रिजल्ट देंगे 100 सालों में। ये क्या करता है? रिसोर्सेस को छीन लेता है इमीडिएट कंजर्वेशन एफर्ट से। तो ऑथर ने क्या बोला, भाई अभी जितने एनिमल्स गायब हो रहे हैं उनको ही रोक लो। अभी एनिमल्स गायब होते जा रहे हैं, उन एनिमल्स को रोक लो। जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको रोक लो। जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको वापस लाने में क्यों अपने एफर्ट्स लगा रहे हो? और तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो जो पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे, और आ भी गए तो रिजल्ट देंगे नहीं देंगे। तो ऑथर कह रहे हैं मुझे तो ये चीज ठीक नहीं लगती। साइंटिफिक स्टडी को क्या, साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस डालनी चाहिए ऑन द यूज ऑफ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। भी अगर आप जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो तो गाइडलाइंस क्लियर होने चाहिए। सब किसी चीज पर ट्राई मत करो कि ह्यूमन बेबीज ही बना दिए तुमने जीन एडिटेड। तो अगर हेल्थ के अलावा तुम किसी और एप्लीकेशंस में यूज कर रहे हो इन इस टेक्नोलॉजी को, तो गाइडलाइंस होनी चाहिए। हर चीज में मत करो, नहीं तो तबाही भी मच सकती है। पैसेज समझ आया सभी को? टोन कैसी है? इंफॉर्मेटिव है और बुराई करी है ऑथर ने बोला मुझे नहीं समझ में आती ये बात। ये जो कर रहे हैं साइंटिस्ट, मुझे नहीं समझ में आता, मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे, देखते हैं कितने लोगों को पैसेज समझ में आया। इन्वायरमेंटल कौन सा लॉजिक दिया है कि इस एनिमल को वापस आना चाहिए? लॉजिक क्या दिया है? लॉजिक ये दिया है कि वो मूव करेंगे, सर्च करेंगे खाने को, इसे ग्रासलैंड वापस आ जाएगी, वार्मिंग कम हो जाएगी। आंसर इज बी, वेरी गुड। बॉडी हीट की उनकी बात ही नहीं हुई कोई, वो तेजी से खा जाएंगे मॉडर्न एनिमल्स के कंपैरिजन में। जेनेटिक कंपैटिबिलिटी है एलिफेंट्स की, नहीं, आंसर इज बी। चलो अगला क्वेश्चन। डायर वुल्फ जीन एडिटिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? क्या इसने प्रूफ कर दिया है कि चीजें हो सकती है? नहीं, प्रूफ तो नहीं किया, ऑथर को तो डाउट था इस पे। क्या कोई इनोवेशन हुआ है? ये एग्जाम्पलीफाई है इनोवेशन को लेके, न्यू पूरी तरीके से न्यू स्पीशीज बनी है क्या? नहीं, ऑथर ने बोला बस शक्ल चेंज हो गई है, बस वुल्फ की वुल्फ वही है। तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, उसके ऊपर स्केप्टिसिज्म है, लोग शक कर रहे हैं, लोग डाउट की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई एडिटिंग हुई नहीं है, सिर्फ शक्ल चेंज कर दी थी सीधा। ज्यादा सक्सेसफुल है? नहीं, बुराई करिए, टोन से भी कर सकते, नेगेटिव टोन आनी चाहिए थी क्योंकि बुराई की गई थी। ए बी और डी तीनों की टोन पॉजिटिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई और क्वेश्चन आ गया है, ये इसका क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये किसी और पैसेज का क्वेश्चन है, चलो इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। तो नाउ वी विल स्किम द पैसेज, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। गिविंग शेप टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्यूचर, तो फ्यूचर की यूनिवर्सिटी को हम शेप दे रहे हैं। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। एवरीवन विल टेल मी द मेन आइडिया। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बतानी थी पहले। अभी तक ना एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम चल रहा था, तो इसलिए ना मैं परफेक्शन में आपको एसबीआई क्लर्क मेंस ही करवा रही थी। अब क्योंकि आज लास्ट डे हो जाएगा एसबीआई क्लर्क मेंस का, तो इसीलिए मंडे से ना अब हम एक नई शुरुआत करेंगे परफेक्शन की। हम इसमें प्री और मेंस दोनों करेंगे। अभी तक हम सिर्फ मेंस 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 कर रहे थे, तो प्री और मेंस हम दोनों करने वाले हैं मंडे से। तो जितने बच्चों को नया ज्वाइन करना था, जो सोच रहे थे कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कब से होगा, तो वो मंडे से होना स्टार्ट हो जाएगा।
क्या लिखा हुआ है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इंडिया का जो फ्रेगमेंटेड एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने का प्रस्ताव दे रही है। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं जो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इनके अंदर क्रॉस डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी, मतलब सारी चीज़ों को साथ में सिखाया जाएगा। हम किस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं और कैसे हम इन चीज़ों को अचीव कर पाएँगे? जवाब क्या है कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपस से क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव टीचिंग पे जाएँ, मतलब सब लोग मिल-जुल के काम करें। इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन मीन्स अलग-अलग फील्ड्स साथ में मिलके काम करें। मल्टी डिसिप्लिनैरिटी में सब लोग सारी अलग-अलग फील्ड्स को साथ में सिखाया जाए। बहुत सारे अलग-अलग एरियाज़ को एक ही प्रोजेक्ट में डाला जाए। पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के मेथड्स लगाओगे एक दूसरे की फील्ड्स में, तो इससे फ़ायदा होगा। तो बेसिकली मेन आइडिया सिर्फ एक ही लाइन का था और वो क्या था कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। एक ही फील्ड में अलग-अलग एरियाज़ को कंसिडर करना चाहिए, एक ही फील्ड में अलग-अलग एरियाज़ सिखाने चाहिए और वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब प्रपोजल दे रही है। सो दिस वाज़ द मेन आइडिया। कोई दिक्कत? चलो थोड़ी-सी ग्रामर करते हैं हम इसमें। कुछ-कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे मुझे सभी लोग। एक तो मुझे इस सेंटेंस का टेंस बता दो। थिंकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। ये कौन-सा टेंस है ये बता दो। इस सेंटेंस का टेंस बता दो। यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्सिंग करेंगे। द आर्टिकल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पूरा नाउन है। प्रपोजेस वर्ब है। टू प्रपोजिशन है। चेंज वर्ब है। इंडिया नाउन है। सिलोड एडजेक्टिव है। हायर एजुकेशन सिस्टम को पूरा भी नाउन मान ले सकते हो या फिर हायर एडजेक्टिव एजुकेशन सिस्टम नाउन। बाय प्रपोजिशन है। एस्टैब्लिशिंग वर्ब है। लार्ज एडजेक्टिव है। मल्टीडिसिप्लिनरी एडजेक्टिव है। एजुकेशनल एडजेक्टिव है। इंस्टीट्यूशंस नाउन है। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। ये ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें। थिंकिंग आपका नाउन है क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। V1 प्लस ING नाउन का रोल प्ले कर रहा है, इसको आप जेरेंड भी बोल सकते हो। ये आपका टेंस कौन सा है? डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे टेंस कौन सा है? एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये दोनों के दोनों आपके सिंपल प्रेजेंट है। अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब जब बहुत अलग-अलग फील्ड्स को एक साथ पढ़ाया जाता है, तो कोलैबोरेशन होता है अलग-अलग फील्ड्स में, नॉलेज इंटीग्रेशन पे फोकस नहीं होता। कनेक्शंस बनते हैं, बातचीत होती है। एग्जाम्पल एक एजुकेशनिस्ट और एक इकोनॉमिस्ट इस आर्टिकल को लिखे। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? चीज़ों को हम मिलाते हैं। कोलैबोरेशन के अलावा नॉलेज भी डेवलप होती है। एक ही स्ट्रीम से मत पढ़ाओ, मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपस रखो, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ। डिपार्टमेंट्स को एक्सपैंड करो। आईआईटीज़ में ह्यूमैनिटीज़ भी हों, सोशल साइंसेज भी हों, इकोनॉमिक्स भी हों और रिलेटेड फील्ड्स भी हों। यूनिवर्सिटी क्लस्टर्स बनाओ जिससे कि कॉमर्स कॉलेज जो है एक आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के साथ कोलैबोरेट कर सके। तो बेसिकली एक ही बात बार बार बोल रहे होते हैं अगर आप देखोगे तो,
कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के क्या क्या फायदे होते हैं। अलग अलग फील्ड्स को एक साथ करना, कोलैबोरेशन करना, एक ही कॉलेज में अलग अलग फील्ड्स होना, क्या क्या उसके फायदे होते हैं वो ऑथर बता रहे हैं। तो एक ही बात लिखी हुई है पूरे पैसेज में अभी तक। लास्ट पैराग्राफ, स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करना पड़ेगा, सिर्फ एकेडमिक कोलैबोरेशन की बात नहीं है। जितने भी सिंगल स्ट्रीम कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल एक जगह सिर्फ साइंस पढ़ा रहे हैं, एक जगह सिर्फ ह्यूमैनिटीज पढ़ा रहे हैं, एक जगह सिर्फ आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, इन सबको मिला दो। इससे क्या होगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, अच्छा काम होगा, तो एक ही बार में सारे एक ही मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, इनमें से 35% सिंगल स्ट्रीम है और बहुत सारे सिर्फ बीएड कॉलेजेस ही है, जिसकी वजह से वैरायटी आसपास मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर क्या करो, नई नई यूनिवर्सिटीज़ को बनाओ, जिससे कि कम से कम एक यूनिवर्सिटी तो हर डिस्ट्रिक्ट में हो। तो मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपस बनाओ। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा एजुकेशनल एफिशिएंसी होती है, उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा एजुकेशनल एफिशिएंसी होती है, लेकिन रिसर्च एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि उनको बहुत सारे कैंपसेस मैनेज करने पड़ते हैं, रिसर्च ऐसा शो करती है। बेसिकली मेन आइडिया कोई बहुत खास नहीं है, एक ही बात बार बार है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे आप कर सकते हो। सिंगल स्ट्रीम को कलेक्ट करके एक साथ बना दो, या एक नया बना दो जिसमें सारी की सारी स्ट्रीम्स एक साथ हों, तो ये करने से बहुत फायदा होता है। क्वेश्चन, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को मल्टी डिसिप्लिनरी क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच से डिफरेंस कैसे मिलता है? देखो हमने यहाँ पढ़ा था, क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है, नॉलेज इंटीग्रेशन पे फोकस नहीं होता, कनेक्शंस होते हैं। नॉलेज को हम इंटीग्रेट नहीं करते, बस कनेक्शन करते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी में। तो आंसर इज, सिर्फ क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा। इंडिपेंडेंट वर्क होता है, नहीं, ये मेथड्स को और कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करता है अलग अलग डिसिप्लिन से एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क में। इट फोस्टर्स कोलैबोरेशन बट अवॉइड्स इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज। ये क्रॉस डिसिप्लिनरी के बारे में लिखा हुआ था, ना कि इंटरडिसिप्लिनरी के बारे में। क्वेश्चन में इंटरडिसिप्लिनरी पूछा गया है, समझ में आया? डी क्यों नहीं है? ये क्रॉस डिसिप्लिनरी के बारे में पूछा है, बोला गया है कि ये नॉलेज इंटीग्रेशन पे एम्फेसाइज नहीं करता, ये सिर्फ कोलैबोरेशन करवाता है। क्वेश्चन किसका है, ये इनसे अलग कैसे, तो इसके बारे में बात करनी है हमें। तो डी इज नॉट द आंसर, डी आंसर नहीं, आंसर इज सी। क्लियर है सभी को डी आंसर क्यों नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन, सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन की क्लस्टरिंग मुश्किल क्यों है? इस AISHE के डेटा के हिसाब से। चलो AISHE का डेटा कहाँ लिखा हुआ है? हाँ पढ़ो, यहाँ पे कीवर्ड मिला, इस लाइन को पढ़ो फिर आंसर देना। चलो नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। फंडिंग की कमी है ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है। हाँ ज़्यादातर बीएड कॉलेजेस हैं, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो रहा है। सिंगल स्ट्रीम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। फैकल्टी रेजिस्टेंस है, फैकल्टी चेंज ही नहीं करना चाहते करिकुलम को, बिल्कुल ही गलत है। आंसर इज, समझ आया सभी को? मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन? चलो idioms एंड फ्रेजेस आंसर्स बताएंगे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इसका मतलब क्या है? टाइम लगेगा भाई, एफर्ट्स लगेंगे। अ पेनी ऑफ योर थॉट्स, जो सोच रहे हो बता दो। कैट गॉट योर टंग, शांत क्यों हो गए भाई? पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बहुत अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी। बेयर द पाम, प्राइस ले गया वो तो। DABE, 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे।
आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। हर किसी को लिखना है, उस बच्चे का नाम कल कमेंट सेक्शन में पिन भी हो जाएगा। अब परफेक्शन बैच की बात कर लेते हैं। तो परफेक्शन बैच हम एकदम शुरुआत से शुरू करने वाले हैं इस मंडे से। अभी तक हम एसबीआई क्लर्क मेंस पे पूरा फोकस कर रहे थे। अब मंडे से आपको परफेक्शन बैच नया शुरुआत से शुरू होगा। आपको स्टडी प्लान आपको संडे को मिल जाएगा परफेक्शन बैच का। तो जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो आज के आज ले लेना। कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे एस ऑफिसर पे जाके, कोड निमिषा ही लगेगा। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का बार बार कहना है कि मैम हम परफेक्शन बैच अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें रिकॉर्डेड बैच अवेल करवा दो। बेटा रिकॉर्डेड बैच वैसे अवेल करवाना तो मुश्किल है, बट हाँ 2 आवर्स के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए आज मैं परफेक्शन बैच ओपन जरूर करवा दूंगी। तो आज 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सिर्फ 2 घंटे के लिए आप लोगों के लिए परफेक्शन बैच रिकॉर्डेड ओपन हो जाएगा। तो जितने बच्चे उस समय लेने से रह गए थे वो ले लेना, है ना। वैसे करवाना मुश्किल है क्योंकि रिकॉर्ड बैच अभी आई ही नहीं और आने भी नहीं वाला, बट सिर्फ 2 घंटे के लिए मैं ओपन करवा दूंगी उसका सब्सक्रिप्शन वाला लिंक। ठीक है, इसमें ले लेना, फिर नहीं कर बंद हो जाएगा। और कोई दिक्कत? अच्छा, एक और चीज़, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ना नया एडिशन आ चुका है जहाँ पे प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशनल एनालिसिस, ईमेल राइटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं। सारी की सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं क्योंकि एसबीआई पीओ का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सिलेबस चेंज हो गया था। तो आप लोग ले सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग न्यू एडिशन लीजिएगा, है ना। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल से इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी पीडीएफ, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9953592800, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देती है। परफेक्शन क्लास कहाँ होती है, कैसे होती है? बेटा परफेक्शन क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है, 11 बजे होती है। इसमें आपको इंग्लिश का हर टॉपिक पढ़ाया जाता है। बेसिकली आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी स्किमिंग स्किल्स, आपकी वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल्स, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन, ग्रामर ग्रंथ आपको बैच मिलता है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में। ये आप 1 साल का भी ले सकते हो, 2 साल का भी ले सकते हो। इसका मतलब है जितने भी परफेक्शन बैचेस आएंगे आपको एक ही बार में मिल जाएंगे, आपको अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप परफेक्शन और एडिटोरियल की क्लासेस में रेगुलरली आते हो, इंग्लिश को 2 घंटे रोज देते हो, तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव। अभी एसबीआई क्लर्क मीन्स का एग्जाम हुआ, आप लोगों ने देखा भी होगा टेलीग्राम पे सारे स्क्रीनशॉट्स हमने शेयर किए थे। किसी बच्चे ने 40 में से 35 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 32 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 30 करे हैं, किसी ने 34 करे हैं। इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं वो बच्चे जो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर थे, मतलब एकदम यूपी बोर्ड से थे या किसी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थे, कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं थी या बहुत ज़्यादा वीक थे। वो बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं उस इंग्लिश में जिसको कहते हैं कट ऑफ क्लियर कर लो बहुत बड़ी बात है, वो भी बैंकिंग के मेंस के एग्जाम में। तो रीज़न इज़ कि वो बच्चे रेगुलर थे परफेक्शन और एडिटोरियल की क्लास। तो अगर आप भी रेगुलर रहोगे परफेक्शन और एडिटोरियल की क्लास में तो आपकी भी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने पे काम करते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, और कोई डाउट? आई होप नहीं है। बेटा वोकैब प्रोडिजी की बुक आपके पास है, आपको उसको 20 से 25 मिनट रोज पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना है। उसका चैप्टर नंबर 1 है टॉप 220 रूट वर्ड्स। तो सबसे पहले टॉप 220 रूट वर्ड्स पढ़ोगे, फिर चैप्टर 2 पर आओगे जिसमें उन्हीं 220 रूट वर्ड से 3000 वर्ड्स बनाए हुए हैं। वो 3000 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो टॉप 220 रूट वर्ड्स पढ़े आपने, फिर 3000 वर्ड्स पढ़े। उन दोनों चैप्टर्स को कम से कम आपको 4 से 5 बार पढ़ना है। 4 से 5 बार पढ़ोगे तो वर्ड्स आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर प्रैक्टिस सेट्स धीरे धीरे करना स्टार्ट करो। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो
रीडिंग की हैबिट बनाओ, बट सबसे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को 4-5 बार पढ़ लो। वो पढ़ लोगे उसके बाद उसको आगे रीड करो। रोज 20 से 25 मिनट आपको वोकैब्युलरी पढ़नी है, तो आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे वर्ड, सारे इंपॉर्टेंट इडियम, सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आपको वोकैब्युलरी में मिल जाएंगे। और कोई दिक्कत? ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं।